चलिए, आज इतिहास के पन्ने नहीं पलटते, बल्कि उस लंबी बातचीत को सुनते हैं जो हजारों सालों से चली आ रही है। ये एक ऐसा सफर है जहां हम देखेंगे कि सभ्यताएं कैसे बनी, साम्राज्य कैसे उठे और गिरे। इसे बस एक कहानी की तरह मत देखिए। ये एक खुला मंच है जहां हम इतिहास से सवाल करेंगे, क्योंकि असली मजा जवाबों में नहीं, सही सवाल पूछने में है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या इतिहास बस तारीखों, राजाओं और लड़ाइयों की एक लिस्ट है जिसे हम रट लें, या फिर ये विचारों की एक कभी न खत्म होने वाली बहस है? यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव बनेगा। ठीक है, तो इसे समझते हैं। हम इतिहास को एक डायलॉग, एक संवाद की तरह देखेंगे। मतलब पहले एक आइडिया आता है जिसे हम वाद या थीसिस कहते हैं, फिर उसे चुनौती देने के लिए एक दूसरा उल्टा आइडिया सामने आता है जिसे कहते हैं प्रतिवाद या एंटीथीसिस। और जब ये दोनों विचार टकराते हैं तो इनसे मिलकर एक नई, बेहतर समझ पैदा होती है जिसे हम कहते हैं संवाद या सिंथेसिस। हमारी पहली बहस शुरू होती है हड़प्पा सभ्यता से। एक तरफ है इसका वाद, एकदम कमाल की शहरी प्लानिंग, सीधी सड़कें, पक्की ईंटें, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम। मतलब ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था का चरम था। लेकिन फिर आता है इसका प्रतिवाद, एक गहरा सन्नाटा, एक रहस्य। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई में दिलचस्प है। ये अनसुलझे सवाल। सोचिए जरा, एक पूरी की पूरी सभ्यता ने क्या लिखा, हम आज तक समझ नहीं पाए। और उनका अंत, वो हुआ कैसे? क्या मौसम बदल गया, या नदियों में आई बाढ़ सब कुछ बहा ले गई? और फिर वो आर्यों के आने वाला सिद्धांत है जिस पर इतिहासकारों में आज भी जोरदार बहस चलती है। यही सवाल है जो हड़प्पा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो नई समझ बनती है, जो सिंथेसिस निकलता है, वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता एकदम से गायब नहीं हो गई। उसका संवाद ये है कि शहर भले ही उजड़ गए हों, लेकिन उसकी विरासत, उसकी संस्कृति बाद के गांव में जिंदा रही। ये एक अंत नहीं था, बल्कि एक बदलाव था। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हड़प्पा के बाद भारत एक नए दौर में दाखिल होता है। ये वो दौर था जहां अब राजनैतिक ढांचे और साम्राज्य शक्ल ले रहे थे। ये सिर्फ विचारों की नहीं, बल्कि सेंट्रलाइज्ड पावर यानी केंद्रीकृत शक्ति के बनने का भी समय था। यहां हमें एक और बहुत बड़ी राजनीतिक बहस देखने को मिलती है। देश चलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक तरफ थे गणराज्य जैसे वैशाली, जहां लोग मिलकर सभाओं में फैसले लेते थे। ये एक तरह का पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था। और दूसरी तरफ था राजतंत्र, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण था मगध, जहां सारी ताकत एक राजा के हाथ में थी। और इस जोरदार राजनीतिक बहस का जो जवाब आया वो था मौर्य साम्राज्य। और ये चाणक्य की रणनीति का नतीजा था। ये तस्वीर कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे एक दिमाग, एक सोच, एक रणनीति पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला सकती है। लेकिन इस विशाल साम्राज्य के पीछे की सोच क्या थी, फिलॉसफी क्या थी? चाणक्य के अर्थशास्त्र की ये एक लाइन सब कुछ बता देती है। मकसद सिर्फ ताकत हासिल करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना था जहां राजा की खुशी उसकी प्रजा की खुशी में हो। तो इस पूरी बहस का नतीजा ये निकला कि मौर्य साम्राज्य ने पहली बार भारत को एक पॉलिटिकल यूनिट के तौर पर दुनिया के नक्शे पर रख दिया। और ये सिर्फ तलवार के दम पर नहीं हुआ था, बल्कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव चमत्कार था। एक बेहतरीन नौकरशाही, जासूसों का नेटवर्क और एक मजबूत अर्थव्यवस्था के दम पर। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद के दौर को अक्सर अंधकार युग या डार्क एज कहा जाता है। लेकिन क्या ये सच है? चलिए इस पुरानी धारणा को चुनौती देते हैं और देखते हैं कि ये वाकई टकराव का दौर था या फिर संस्कृतियों के संगम का। जरा इस सिक्के को देखिए। इस एक छोटी सी चीज में पूरी कहानी छिपी है। एक तरफ ग्रीक राजा का चेहरा और हेलमेट, तो दूसरी तरफ भारतीय लिपि। मतलब साफ है, बाहर से आए हमलावर यहां सिर्फ लूटने नहीं आए, वो यहीं बस गए। उन्होंने यहां की संस्कृति को अपनाया और इसी का हिस्सा बन गए। ये टकराव नहीं, ये संगम था। और ये क्या शानदार तरीके से दिखाता है कि जब भारत राजनीतिक तौर पर बंटा हुआ था, तब ये आर्थिक रूप से पूरी दुनिया से जुड़ रहा था। कुषाणों ने सिल्क रूट पर कब्जा किया, तो सातवाहनों ने समंदर के रास्ते व्यापार के दरवाजे खोल दिए। भारत उस वक्त सिर्फ धर्मगुरु नहीं, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी का एक बड़ा इंजन भी था। तो जिसे अंधकार युग कहा गया, उसकी नई तस्वीर ये बनती है कि भले ही राजनीतिक तौर पर देश बिखरा हुआ था, लेकिन सांस्कृतिक और व्यापारिक नज़र से ये एक गोल्डन एज था। बिना किसी एक बड़े साम्राज्य के भी कल्चर और कॉमर्स दोनों फल फूल रहे थे।
अब आते हैं गुप्त काल पर, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। और इसमें कोई शक नहीं, कालिदास की रचनाएं, आर्यभट्ट के सिद्धांत, अजंता की कला, सब कुछ कमाल का था। ये वाकई एक चमकता हुआ दौर था। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस चमक के पीछे कोई परछाई भी थी? चलिए इस दावे को भी थोड़ा कुरेदते हैं। तो उस स्वर्ण युग के वाद का प्रतिवाद ये रहा। देखिए, अर्थव्यवस्था बदल रही थी, इंटरनेशनल ट्रेड कम हो रहा था और उसकी जगह ले रहा था सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म, जहां अधिकारियों को सैलरी की जगह जमीनें मिलने लगी। धीरे धीरे गांव आत्मनिर्भर होने लगे, समाज में औरतों की स्थिति गिर रही थी और फायान जैसे चीनी यात्री ने छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक बुराई का जिक्र किया है। और ऊपर से उत्तर से हूणों के लगातार हमले साम्राज्य को खोखला कर रहे थे। तो जब हम इन दोनों बातों को मिलाते हैं तो एक ज्यादा सच्ची तस्वीर सामने आती है। गुप्त काल वाकई में कला, साहित्य और विज्ञान के लिहाज से इलीट क्लास के लिए एक स्वर्ण युग था, लेकिन आम लोगों के लिए ये उस सामंती व्यवस्था की शुरुआत थी जो आने वाली सदियों तक उन्हें जमीन से बांध कर रखेगी। इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हमारा सफर अब प्राचीन भारत के अंत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये जो संवाद है, ये बातचीत है, ये खत्म नहीं होती। ये बस अपना रूप बदल लेती है। एक चैप्टर खत्म होता है ताकि एक नया चैप्टर शुरू हो सके। गुप्त साम्राज्य के ढहने के बाद तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। अब कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं है, अब मैदान में है कई शक्तिशाली क्षेत्रीय ताकतें जो कन्नौज जैसे सत्ता के केंद्र के लिए आपस में लड़ रही हैं। ये एक नई राजनीतिक हकीकत की शुरुआत थी। अब भारत एक साम्राज्य नहीं बल्कि कई ताकतवर राज्यों का एक समूह था। आइए एक बार जरा ठहरकर इस पूरे सफर पर एक तेज नजर डालते हैं। सबसे पहले हड़प्पा का शहरीकरण, फिर वैदिक काल आया जब समाज जानवरों को पालने से खेती की तरफ बढ़ा। इसके बाद महाजनपदों का दूसरा शहरीकरण, फिर मौर्य साम्राज्य की सेंट्रलाइज्ड पावर और उसके बाद का इंटरनेशनल ट्रेड, फिर आया गुप्तों का क्लासिकल दौर और आखिर में हर्षवर्धन के साथ प्राचीन भारत का ये लंबा अध्याय खत्म हुआ। और अगर हम इन सभी बहसों का सार निकालें तो 3 बड़े बदलाव साफ साफ दिखाई देते हैं। धर्म जो है वो जटिल कर्म कांडों से निकलकर सीधी सरल भक्ति की ओर बढ़ा। अर्थव्यवस्था व्यापार से हटकर सामंती व्यवस्था की ओर चली गई और राजनीति एक सेंट्रल एम्पायर से हटकर कई क्षेत्रीय राज्यों में बंट गई, यानी विकेंद्रीकृत हो गई। और जब हम इस तस्वीर को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये इतिहास गुजरी हुई बात नहीं है। हड़प्पा की टाउन प्लानिंग, अशोक का धम्म, गुप्तकाल की कला, ये सब आज भी हमारे अंदर, हमारे समाज में, हमारी सोच में जिंदा हैं। अतीत हमारे आज की नींव है और ये संवाद आज भी जारी है। और आखिर में हम इस एक सोच के साथ रुकते हैं, इतिहास सिर्फ कहानियों का खजाना नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम देख सकते हैं कि हम कौन हैं। ये जानने के लिए कि हम क्या थे, हम क्यों गिरे और हम क्या बन सकते हैं। ये संवाद जारी है।